हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग। इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। क्या नाम है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इस पाठ में जितने भी पॉइंट हैं हम सारे पॉइंट को बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं अध्याय 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का जो पहला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन करके आएगा? क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स में आपके एग्जाम में कि पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन करें। फूल की संरचना, फूल की बनावट का सचित्र वर्णन करें। तो इस सवाल में आपको थ्योरी भी लिखना होगा और चित्र भी बनाना होगा। थ्योरी लिखिएगा तो 3 मार्क्स मिलेगा, चित्र बनाइएगा तो 2 मार्क्स मिलेगा। इस तरह आपको 5 में 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन करें। तो देखिए, ध्यान सुनिए। फूल वाले पौधों को आवृत बीजी पौधा कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जिन पौधों में फूल होता है हम उसे आवृत बीजी पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत बीजी। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जिन पौधों में फूल होता है उन फूल वाले पौधों को हम आवृत बीजी पौधा कहते हैं। तो फूल वाले पौधों को आवृत बीजी पौधा कहते हैं। इन फूलों में निषेचन के बाद, निषेचन हम पढ़ चुके थे, इसके पहले वाले पाठ में भी इसमें ही पढ़ना है। निषेचन में क्या होता है? तो नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलना ही निषेचन कहलाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। यदि हम मनुष्य की बात करें तो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का मिलना ही निषेचन कहलाता है। और यदि हम पेड़ पौधों की बात करें तो नर युग्मक पुंकेसर और मादा युग्मक स्त्री केसर का मिलना ही निषेचन कहलाता है। इन फूलों में निषेचन के बाद अंडाशय फल में तथा बीजांड बीज में परिवर्तित होता है। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अंडाशय का परिपक्व होना क्या कहलाता है? तो फल। और बीजांड का परिपक्व होना क्या कहलाता है? बीज। याद रखिएगा, जब अंडाशय जब पूरी तरह तैयार होता है तो अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। और जब बीजांड पूरी तरह तैयार होता है तो बीजांड जो होता है बीज में पूरी तरह विकसित होता है। तो अंडाशय फल में तथा बीजांड बीज में परिवर्तित होता है। फूल वाले पौधों में अत्यंत विकसित अवस्था को हम क्या बोलते हैं? बीजाणुभेद। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि फूल वाले पौधों में अत्यंत विकसित अवस्था को क्या कहते हैं? तो बीजाणुभेद पर टिक करना होगा आपको। बीजाणुभेद को हम 2n यानी द्विगुणित कहते हैं। द्विगुणित क्यों कहते हैं? क्योंकि बीजाणुभेद में ना नर युग्मक भी होता है और मादा युग्मक भी होता है। दोनों यदि युग्मक होगा तो हम उसको द्विगुणित कहेंगे, 2n से सूचित करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। कम विकसित अवस्था को हम क्या बोलेंगे? युग्मक को द्विभेद। और इसको हम क्या बोलेंगे? n यानी अगुणित बोलेंगे, क्योंकि इसमें नर युग्मक होगा तो मादा युग्मक नहीं होगा, और यदि मादा युग्मक होगा तो नर युग्मक नहीं होगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अंडाशय परिपक्व होकर फल में बदलता है और बीजांड परिपक्व होकर बीज में बदलता है। ठीक उसी तरह बीजाणुभेद को हम 2n द्विगुणित कहेंगे और युग्मतभेद को हम n अगुणित कहेंगे। आज दोनों का मिश्रित प्रक्रिया ही क्या कहलाएगा? पीढ़ी एकांतरण। क्या कहलाएगा? पीढ़ी एकांतरण। एक बार और डिफिनेशन सुनिए ध्यान से। फूल वाले पौधों को आवृत बीजी पौधा कहते हैं। इन फूलों में निषेचन के बाद अंडाशय फल में तथा बीजांड बीज में परिवर्तित होता है। फूल वाले पौधों में अत्यंत विकसित अवस्था बीजाणुभेद यानी 2n यानी द्विगुणित कहलाती है तथा कम विकसित अवस्था युग्मतभेद यानी n यानी अगुणित कहलाती है। और दोनों प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से। जीव वैज्ञानिक बायोसाइंटिस्ट प्रोफेसर गोर्थे नामक वैज्ञानिक ने बताया कि फूल प्रजनन की क्रिया को पूरा करते हैं। तो याद रखिएगा, फूल जो होता है प्रजनन की क्रिया को पूरा करता है। फूल का काम क्या है? तो प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेना। ठीक है। फूल में मुख्य रूप से 4 चक्र होते हैं। फूल में मुख्य रूप से कितने चक्र होते हैं? 4। फूल जो होता है उसमें मुख्य रूप से 4 चक्र होते हैं। हम देखेंगे कौन कौन। तो पहला चक्र का नाम है बाह्य दलपुंज। क्या नाम है?
बाह्य दलपुंज, दूसरा का नाम है दलपुंज, तीसरा का नाम है पुमंग और चौथा का नाम है जायांग। तो ध्यान से सुनिए, बाह्य दलपुंज और दलपुंज को हम सहायक चक्र कहते हैं या सहायक अंग भी कह सकते हैं, और पुमंग और जायांग को हम आवश्यक चक्र या आवश्यक अंग कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इनमें से कौन सहायक अंग है, तो आपको दलपुंज या बाह्य दलपुंज पर टिक करना होगा। और यदि पूछेगा कि इनमें से कौन आवश्यक अंग है, तो आपको पुमंग या जायांग पर टिक करना होगा। अब इन चारों का हम बारी बारी से डिफिनेशन देखते हैं, ध्यान से देखिए। पहला है बाह्य दलपुंज। यह फूल का प्रथम चक्र है जो फूल की सबसे बाहरी पंखुड़ी है। कोई फूल होता है और फूल के चारों तरफ जो एक लाइन जो बाहर वाला जो पंखुड़ी होती है, उसी बाहर वाली पंखुड़ी को हम क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज कहते हैं। और उसके अंदर जितनी पंखुड़ी है सबको हम दलपुंज कहते हैं। अड़हुल का जो फूल होता है उसमें सिर्फ बाह्य दलपुंज होता है, दलपुंज नहीं होता है, क्योंकि उसमें एक ही लाइन दलपुंज होता है। लेकिन गुलाब के फूल को आप देखिएगा तो उसमें बाहरी भी परत होता है और अंदर भी बहुत सारा परत होता है पंखुड़ियों का। तो बाहरी वाले एक चक्र को हम बाह्य दलपुंज कहेंगे और अंदर जितना भी चक्र होगा उसको हम दलपुंज कहेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है दलपुंज। यह फूल का दूसरा चक्र है जो फूल की भीतरी पंखुड़ी है। ठीक है, तीसरा क्या है, पुमंग। यह फूल का तीसरा चक्र है। पुमंग जो है फूल का तीसरा चक्र है और यह नर जनन अंग भी है। प्रत्येक पुमंग को पुंकेसर भी कहते हैं। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में इनमें से कौन फूल का नर जनन अंग है, तो आपको पुमंग या पुंकेसर पर टिक करना होगा। या इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रत्येक पुमंग को डैश कहते हैं, तो पुंकेसर पर आपको टिक करना होगा। पुमंग का ही भाग है पुंकेसर और दोनों जो है ना फूल के नर युग्मक ही है। ठीक है, चौथा पॉइंट है जायांग। यह फूल का चौथा चक्र है। यह मादा जनन अंग है। प्रत्येक जायांग को स्त्री केसर भी कहते हैं। प्रत्येक जायांग को हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर। और ये क्या है, फूल का मादा जनन अंग है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन फूल का मादा जनन अंग है, तो जायांग या स्त्री केसर पर आपको टिक करना होगा। तो ये जो दिख रहा है फूल का चित्र है। तो इस तरह हम थ्योरी तो लिख दिए, अब हम चित्र बनाएंगे। तो फूल का चित्र है। फूल में जो ये दिखाई दे रहा है ये डंठल है। नीचे वाला जो है क्या है, डंठल है। उसके ऊपर जो है ये बाह्य दलपुंज है। उसके बाद दलपुंज है और ये जो लाइनिंग दिखाई दे रही है, और ये जो लाइनिंग दिखाई दे रही है, और ये जो क्या है पुमंग है, और ये जो बीच में जो है यही क्या है, जायांग है। और ऊपर जो ठुंडुक टाइप के कुछ है उसको हम वत्रिकाग्र कहेंगे। क्या कहेंगे, वत्रिकाग्र। और यही क्या है, पराग कोश है। और इसी के फटने से इसमें पीला पीला पाउडर निकलेगा, और यही पाउडर जब उड़ करके इस पर आके गिरेगा वत्रिकाग्र पर, तो इस प्रक्रिया को हम पोलिनेशन कहेंगे, परागन कहेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है फूल का चित्र बनाना। मतलब कोई ड्राइंग का परीक्षा नहीं है, बायोलॉजी का पेपर है। आपको उतना अच्छे से फिगर नहीं बनाने आता होगा, फिर भी आप टेढ़ा मेढ़ा भी चित्र बना सकते हैं, लेकिन आपको सही से दिखाना पड़ेगा कि कौन बाह्य दलपुंज है, कौन दलपुंज है, कौन जायांग है और कौन पुमंग है। तो इस तरह आप यहाँ पे शॉर्ट में हम चित्र बना रहे हैं। आप चित्र को देखिए और कुछ इसी तरह चित्र बनाइएगा, तो आपको 2 में 2 मार्क्स मिल जाएगा। यदि ये अलग से भी एक क्वेश्चन आता है चित्र बनाने के लिए, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ इस तरह करना होगा, और इसको आप करते करते इसको लंबा लेके आइएगा, फिर इसको थोड़ा सा गोला अंडाकार इस तरह कर दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको कुछ इस तरह बनाना पड़ेगा, इसे लगेगा कि ये अंडाशय है। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ इस तरह बनाएंगे, ये इस तरह हो गया। फिर यहाँ पे हम पंखुड़ियों को दिखा देंगे। तो इसको हम बोलेंगे बाह्य दलपुंज, इसको बोलेंगे दलपुंज। और पुमंग के लिए आपको इस तरह लाइनिंग करना होगा। फिर यहाँ पे परागकोश दिखा दीजिएगा, लाइनिंग कीजिए, परागकोश दिखाइए, लाइनिंग कीजिए, परागकोश दिखाइए, लाइनिंग कीजिए, परागकोश दिखाइए।
इसको हम बोलेंगे पुमांग, और जो बीच वाला जो है इसको हम क्या बोलेंगे, जायांग। तो मुख्य रूप से आपको चार ही चीज़ दिखाना होता है कि फूल का एक सचित्र वर्णन करें, तो आप उसमें बाह्य दलपुंज, पुमांग और जायांग दिखा सकते हैं। इसके अलावा और भी दिखाना चाहिए तो दिखा सकते हैं। इसको आप डंठल बोलिएगा और इसको आप वत्रिकाग्र बोलिएगा। पुमांग के ऊपर वाले भाग को यहाँ इसको आप पराग कोश बोल सकते हैं, और इसी यही जब फटता है तो इसमें से परागकण निकलता है, और ये परागकण जब ये वत्रिकाग्र पर गिरता है तब क्या होता है, पोलिनेशन होता है, परागन होता है। परागन हम आपको आगे पढ़ाएंगे। परागन दो तरह का होता है, स्वपरागन और परपरागन। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन करें। पुष्पीय जो पौधे होते हैं उसमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया नहीं होती है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, और उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ध्यान से सुनिए। हम जानते हैं कि पुष्प वाले पौधे आवृत बीजी कहलाते हैं। जिन पौधों में फूल होता है उसे हम आवृत बीजी पौधा कहते हैं, और जिन पौधों में फूल नहीं होता है उसे हम अनावृत बीजी पौधा कहते हैं। और हम पाठ 1 में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में पढ़े थे। लेकिन जितने भी फूल वाले पौधे होते हैं उन पौधों में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया नहीं होती है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। लेकिन बिना फूल वाले जो पौधे होते हैं उसमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। तो हम आगे देखते हैं। पुष्प में यानी फूल में नर जनन अंग को हम पुमांग या पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। तथा मादा जनन अंग को हम क्या कहते हैं, जायांग या स्त्रीकेसर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको टिक करना पड़ेगा कि इनमें से कौन फूल का नर जनन अंग है, तो पुमांग या पुंकेसर पर टिक करना होगा। और यदि पूछेगा इनमें से कौन फूल का मादा जनन अंग है, तो आपको स्त्रीकेसर या जायांग पर टिक करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन दोनों जनन अंगों के अंदर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। यानी पुमांग और जायांग दोनों के अंदर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। परागकण तथा महाबीजाणु का निर्माण होता है। परागकण और महाबीजाणु का निर्माण होता है। दोनों से नर युग्मक तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है। परागकण से नर युग्मक का निर्माण होता है और महाबीजाणु से मादा युग्मक का निर्माण होता है, और दोनों निषेचन द्वारा मिलते हैं। निषेचन की प्रक्रिया द्वारा मिलते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं निषेचन में ही नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, उसे ही हम निषेचन कहते हैं। इस प्रकार जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार पेड़ पौधों में, पुष्पीय पेड़ पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके बाद अंडाशय फल में परिवर्तित होता है और बीजांड बीज में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और लिखते रहिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकदम आसान भाषा में लिखवाया गया है। इसको एक बार और सुनिए। क्वेश्चन आएगा, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन करें। तो हम जानते हैं कि पुष्प वाले पौधे आवृत बीजी कहलाते हैं, ठीक है। पुष्प में नर जनन अंग पुमांग पुंकेसर था। पुष्प में मादा जनन अंग जायांग मतलब स्त्रीकेसर है। इन दोनों जनन अंगों के अंदर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। परागकण तथा महाबीजाणु का निर्माण होता है। और जो परागकण होता है ना, परागकण पीला या उजला या नीला या भूरा रंग का होता है। जैसे हम मकई के खेत में देखते हैं धनहरा में जो पीला पीला पाउडर के रूप में होता है, उसी को हम बोलते हैं परागकण। और सिर्फ मकई में ही नहीं होता है, जितने भी फूल वाले पौधे होते हैं सभी के सभी फूल वाले पौधों में परागकण होता है, जो कि बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है। इसी के कारण लैंगिक जनन की प्रक्रिया फूल वाले पौधों में संपन्न होती है, ठीक है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है। दोनों निषेचन द्वारा मिलता है।
कार्य जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है और इसके बाद अंडा से फल में बदलता है और बीजांड बीज में बदलता है। तो बाह्य दलपुंज को में तो क्या परत है कि फूल की बाहरी पंखुड़ी ही बाह्य दलपुंज कहलाती है और दलपुंज में परत है कि फूल की भीतरी पंखुड़ी क्या कहलाती है, दलपुंज कहलाती है। लेकिन थोड़ा सा पुमांग और जायांग को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आए चलना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर आएगा। तो ध्यान से सुनिए पुमांग के बारे में। तो देखिए, आवृत बीजी पौधों, आवृत बीजी पौधों यानी फूल वाले पौधों का नर जनन अंग पुमांग है। पुमांग क्या है, तो फूल वाले पौधों का नर जनन अंग है। देखिए यही पुमांग है। ये फूल के बीचों बीच इस तरह का एक तंतु होता है और तंतु में इस तरह पालियाँ होती है। इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम पुमांग। क्या बोलते हैं, पुमांग। ठीक है। पुमांग की इकाई को हम पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया है कि पुमांग की इकाई को हम क्या बोलते हैं, तो पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देखिए, जब पुंकेसर में अर्धसूत्री विभाजन होता है तब इससे परागकण यानी लघु बीजाणु का निर्माण होता है। पुंकेसर से ही परागकण का निर्माण होता है। पुंकेसर को हम लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं और परागकण को हम लघु बीजाणु भी कहते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा, परागकण का निर्माण किससे होता है, तो पुंकेसर से होता है। ठीक है। जब पुंकेसर में अर्धसूत्री विभाजन होता है तब इससे परागकण यानी लघु बीजाणु का निर्माण होता है। देखिए, पुमांग या पुंकेसर के दो भाग हैं। कितने भाग हैं, दो। एक को बोलते हैं परागकोश और दूसरे को बोलते हैं विरिंत। तो देखिए, ये जो ये जो तंतु हुआ, ये क्या हो गया, पुमांग हो गया। तो ऊपर जो वाला जो भाग है इसको हम बोलेंगे परागकोश। क्या बोलेंगे, परागकोश। और नीचे वाला जो भाग है इसको हम क्या बोलेंगे, तंतु। क्या बोलेंगे, तंतु। तो परागकोश और तंतु दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तंतु को हम विरिंत भी कहते हैं। पहला पॉइंट है परागकोश। परागकोश आखिर है क्या, तो ध्यान से सुनिए। यह दो पालियों में बटा होता है। चित्र में दिखाई भी दे रहा है। देखिए, पहली पाली और ये दूसरी पाली। आप अड़हुल के पौधा के फूल को देखिएगा, आप अड़हुल के पौधा के फूल को देखिएगा तो उस फूल में कुछ इस तरह एक तंतु निकला होता है। तंतु निकला होता है बीच में और उसमें बहुत सारे इस तरह परागकण होते हैं। लेकिन इसमें जो होता है ना, इसमें बाह्य दलपुंज होता है, दलपुंज नहीं होता है अड़हुल के फूल में। लेकिन और भी बहुत सारा फूल ऐसा है जिसमें तंतु कुछ इस प्रकार होता है। उसमें एगो तंतु नहीं होता है, बहुत सारे तंतु होते हैं। लेकिन अड़हुल के फूल में एक एगो तंतु होता है। ठीक है। परागकोश, यह दो पालियों में बटा होता है जिसमें दो दो प्रकोष्ठ होते हैं। देखिए, ये तो सामने से दिखाई दे रहा है दो पालियों में बटा हुआ है, लेकिन इसके पीछे भी दो और पाली है और इसमें भी दो पाली है। ठीक है। तो याद रखिएगा, परागकोश दो पालियों में बटा होता है जिसमें दो दो प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है। जिसे लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इसी में परागकण होते हैं और इसके फटते ही परागकण निकल जाता है। इस प्रकार प्रत्येक परागकोश में 4 बीजाणुधानियाँ हुई। तो देखिए, परागकोश दो पालियों में बटा होता है और दोनों का दो को प्रकोष्ठ हुआ तो दो को 4 गुना हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीजाणुधानी बोलते हैं। तो इस तरह फूल के परागकोश में कितने बीजाणुधानियाँ होती हैं, 4। ठीक है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जैसे गुड़हल, कपास आदि में एक पाली मतलब दो ही बीजाणुधानी होते हैं। मतलब कुछ फूल होते हैं जैसे अड़हुल हो गया, कपास हो गया, तो इसका जो परागकोश होता है ये एक ही पाली में बटा होता है। जब एगो पाली में बटा हुआ है तो इसमें 2 प्रकोष्ठ होगा, 2 पाली में बटा होगा तो 4 प्रकोष्ठ होगा। ये जो है 2 पाली में बटा हुआ है तो इसमें 4 प्रकोष्ठ होगा, मतलब 4 बीजाणुधानी होगा। और इसमें जो है एक प्रकोष्ठ, एक पाली होगा तो 2 प्रकोष्ठ होगा, मतलब 2 बीजाणुधानी होगा। ठीक है। तो इस तरह हम अगला एक नोट ध्यान से सुनिए। परागकण जो है अगुणित है।
याद रखिएगा परागकण क्या है, तो परागकण अगुणित है, इसको हम स्मॉल n से सूचित करेंगे। परागकण क्या है, अगुणित है, क्योंकि इसमें नर ही युग्मक है, एक ही को युग्मक है, दोनों युग्मक नहीं होगा। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि एक ही को युग्मक है तो उसको हम अगुणित बोलेंगे, यदि दोनों युग्मक उसमें है तो उसको हम द्विगुणित बोलेंगे। तो इसका यदि आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। और हम जल्द ही आपके लिए इसका अगला पार्ट लाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।